हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास वो कौन था का पार्ट 5। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एक गवाह रोहित पालघरे का पता पूछते पूछते एक जगह कार खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कार को आगे ले जाना कठिन था। आगे छोटी गलियों का जाल शुरू हो चुका था। लोग आ जा रही थी। देवराज चौहान उनसे पता पूछकर आगे बढ़ता रहा और उस पते पर जा पहुंचा। बेल नहीं थी। दरवाजा थपथपाया तो औरत ने दरवाजा खोला। 30 बरस की उम्र की औरत ने गोद में बच्चा उठा रखा था। भीतर एक और बच्चा नजर आया। टीवी चल रहा था। क्या चाहिए? वो बोली। रोहित पालकरे। क्या काम है? दो पल देवराज चौहान चुप रहकर कह उठा। मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वो हत्या का गवाह है। गवाह ही तो है, हत्या तो नहीं की। औरत ने चिढ़कर कहा। उसका दिमाग खराब हो गया था जो वो गवाह बन गया। सिर्फ 2 मिनट उससे बात करनी है। 2 मिनट ज्यादा नहीं। नहीं, इधर ही रहो, भेजती हूँ उसे, कहकर औरत भीतर चली गई। फिर 34-35 बरस का व्यक्ति बाहर आया। तुम रोहित पालकरे हो? देवराज चौहान ने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। 10 दिन पहले युवती के मर्डर के तुम गवाह हो? हाँ। आप कौन हैं? मुझे युवती के मर्डर का सारा हाल बताओ। उसने बताया। देवराज चौहान ने जेब से जगमोहन की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। जो युवक लड़की की लाश के पास आकर रोया था वो यही था। रोहित बालगरे तस्वीर देखते ही कह उठा। यही था, यही था। उसके स्वर में तेजी आ गई। शुक्रिया दोस्त, देवराज चौहान ने कहा और तस्वीर जेब में डालकर वापस चल पड़ा। अब सारे हालातों पर गौर किया जाए तो ये समझ में आता है कि जगमोहन किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। देवराज चौहान का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। ये स्पष्ट हो रहा था कि जगमोहन और नीरा खोटे यहाँ पर किसी से मिलने आए थे। जगमोहन सड़क पार कार में बैठा था, जबकि नीरा कार से उतरकर सड़क की दूसरी तरफ फुटपाथ पर आकर किसी का इंतजार करने लगी थी। तभी मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और नीरा को गोलियां मारकर चले गए। जगमोहन भागकर नीरा खोटे के पास पहुंचा तो वो तब तक मर चुकी थी। जगमोहन को उसकी मौत का दुख हुआ था, तभी तो वो रोया था। शायद वो नीरा से दिल लगा बैठा था और नीरा का रोजी का कहना सही था कि वो शादी करने वाले हैं। ऐसे में नीरा की मौत देखकर जगमोहन ने आवेश में कोई गलत कदम उठा लिया था। नीरा उसे शंकर पावड़े से मिलाने वाली थी। संभव है किसी बात पर पावड़े नीरा से नाराज हो गया हो और उसके इशारे पर नीरा की हत्या कर दी हो। ये बात जगमोहन समझ गया और पावड़े की तरफ दौड़ पड़ा और फंस गया हो, या पावड़े ने उसकी भी हत्या कर दी हो। कुछ भी हो सकता है। हालात अब गंभीर होने लगे थे। बात शंकर पावड़े तक आ पहुंची थी। वो ही जगमोहन के बारे में बता सकता था। जगमोहन पावड़े से 14 साल की उस लड़की को वापस चाहता था जिसका पावड़े के आदमियों ने अपहरण कर लिया था। आखिर जगमोहन किसके लिए काम कर रहा था? वो कौन था जिसने जगमोहन से सहायता मांगी? क्या लड़की का पिता, लड़की का भाई, लड़की की माँ, या कोई और? अगर वो मिल जाए तो जगमोहन तक पहुंचने की राह भी आसान हो सकती थी। उससे असल मामले का पता लग सकता था। इन्हीं सोचों में उलझा देवराज चौहान कार तक आ पहुंचा। दरवाजा खोलकर भीतर बैठने लगा कि एक आदमी को शांत भाव से अपनी तरफ बढ़ते देखा। तभी मोटरसाइकिल पास से निकली तो रोशनी में वो पूरी तरह चमक उठा। वो पतला लंबा था, कमीज पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहने था। उसकी नाक चोंच की तरह तीखी थी। गाल थोड़े से भीतर को घसे हुए थे और सिर के बाल छोटे थे। देवराज चौहान एकाएक सतर्क हुआ क्योंकि वो आदमी खतरनाक लग रहा था। पास पहुंचते ही उस व्यक्ति ने दाएं हाथ का गूसा देवराज चौहान के गाल पर मारा। देवराज चौहान के होठों से चीख निकल गई। वो कार से टकराया। घूसा लगने से पहले उसने उस व्यक्ति के हाथ में धातु का, स्टील जैसी धातु का कुछ थमा देखा था। उसी की वजह से घूसा बेहद घातक हुआ था। देवराज चौहान अभी संभला भी नहीं था कि वैसा ही घूसा उसकी कनपटी पर पड़ा। देवराज चौहान की टांगे मुड़ी और नीचे गिरता चला गया। तभी कानों में कठोर आवाज पड़ी। संभल जाओ,
जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। दोबारा दूसरी तरफ मुलाकात होगी। देवराज चौहान की आंखों के सामने लाल पीले तारे नजर आ रहे थे। फिर भी उसने किसी प्रकार आंखें खोलकर उसे देखने की चेष्टा की, परंतु ये उसकी बेहोशी की शुरुआत थी। देवराज चौहान ने उसे अपने ऊपर झुके पाया। इतना ही देख पाया कि उसका मुंह खुला था और आगे का एक दांत चांदी का था। उसके बाद वो बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद देवराज चौहान को होश आ गया। वहां लोगों की भीड़ थी। कुछ उसे पियक्कड़ कह रहे थे तो कुछ उसके मुंह से निकले खून के बारे में बात कर रहे थे। देवराज चौहान फौरन उठ खड़ा हुआ। नीचे पड़े कागज भी उठा लिए जो हवलदार ने दिए थे और भीड़ को देखकर बोला, मोटरसाइकिल ने मुझे टक्कर मार दी है। अब ठीक है, बच गया। मुझे तो तुम पिए लग रहे हो, एक आदमी कह उठा। झूठ क्यों बोलते हो? तभी एक अन्य आदमी ने कहा, मैंने देखा था, वो आदमी तुम्हें मार रहा था। देवराज चौहान ने उस आदमी से कहा, फिर वो कहाँ गया? उधर कार खड़ी थी, उसमें बैठकर चला गया। उसे पहले कभी देखा है? नहीं। देवराज चौहान कार में बैठा और आगे बढ़ गया। सिर दर्द कर रहा था, गाल भी दर्द कर रहा था, जो कि भीतर से फट गया था और दांत होठ खून से भरे थे। खून थोड़ी तक बहकर आ चुका था। देवराज चौहान ने उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह देखा था। दोबारा उसे पहचान सकता था। उसे ढूंढा भी जा सकता था क्योंकि उसका आगे का एक दांत चांदी का था। उस दांत को जाने कितने लोगों ने देखा होगा। अब स्पष्ट तौर पर हालात खतरनाक हो गए थे। उसे इस मामले से हट जाने की धमकी दी गई थी। उसे कहा गया था कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसे दूसरे ढंग से निपटा जाएगा, मतलब कि जान भी ली जा सकती है उसकी। उसका निशाना शंकर पावड़े है। स्पष्ट है कि धमकी के पीछे पावड़े ही है। पावड़े भी अच्छी तरह समझ रहा होगा कि वो उसकी तरफ ही कदम बढ़ाएगा, मतलब कि उस पर नजर रखी जा रही है। क्या शंकर पावड़े उसकी हकीकत जानता है कि वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है, या उसे कोई आम इंसान समझ रहा है? क्या वो जगमोहन की हकीकत जानता है? देवराज चौहान पावड़े के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिर्फ उसकी तस्वीर देखी थी एल्बम में जो उसे नीरा खोटे के फ्लैट से मिली थी, और रोजी ने बताया था कि ये शंकर पावड़े की तस्वीर है। कई तस्वीरों में नीरा पावड़े के साथ थी। सब तस्वीर पहले की थी, जब नीरा और पावड़े के दिल मिले हुए थे। तस्वीर में पावड़े के कुछ खास आदमी भी दिखे थे। रोजी ने उनकी पहचान कराई थी। शंकर पावड़े का सबसे खास आदमी गुलाम जेदी था, जिसकी तस्वीर देवराज चौहान ने देखी थी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। इन बिगड़े हालातों में वो महसूस कर सकता था कि जगमोहन के साथ बुरा ही हुआ होगा, या तो उसे मार दिया गया होगा नीरा की तरह, या फिर पता नहीं वो कहाँ होगा। जगमोहन के बारे में बुरा सोचकर देवराज चौहान के मस्तिष्क में पीड़ा सी उठी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद बाकी की उसकी जिंदगी ही बदल जाए। वो स्वयं जो भी था, परंतु जगमोहन के साथ के बिना अधूरा था। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा। कनपटी और गाल बुरी तरह दर्द कर रहा था। बाथरूम में जाकर शीशे में अपनी हालत देखी। कमीज पर भी खून की दो बूंदें पड़ी हुई थी। उसने कपड़े उतारे, हाथ मुंह धोया। जिस गाल पर घूसा पड़ा था वहां कुछ सूजन आ गई थी। आंखों में नींद भी फंसी थी। जगमोहन की चिंता भी सिर पर चढ़ी हुई थी, परंतु वो जानता था कि जब तक नींद नहीं लेगा तब तक वो ठीक से आगे नहीं सोच सकेगा। देवराज चौहान ने मोटा सा पैक बनाया और घूंट भरते हुए हवलदार के दिए कागज निकाले। उसमें नीरा के मृत चेहरे की भी तस्वीर थी। जिंदा तस्वीर में और मृत शरीर में उतना ही फर्क था जितना कि होना चाहिए। मौत के बाद चेहरा बदल सा जाता है, कुछ अंतर आ जाता है। तस्वीर की फोटोकॉपी थी, ब्लैक एंड वाइट में, परंतु पहचानने में देर न लगी कि वो नीरा की मूल चेहरे की तस्वीर है। देवराज चौहान के दिमाग में रह रहकर ये बात आ रही थी कि नीरा को इस प्रकार मरते पाकर जगमोहन पागल सा हो उठा था, और इसी पागलपन में वो क्रोध से भरा शंकर पावड़े तक जा पहुंचा होगा। उसके बाद जगमोहन दिखा ही नहीं। देवराज चौहान ने पक्का इरादा कर लिया
कि वो शंकर पावड़े की गर्दन पकड़ेगा। कल से पावड़े को पकड़ने का काम शुरू कर देगा। जानता था कि ये काम कठिन रहेगा, परंतु उसे ये भी पता था कि जल्द ही पावड़े की गर्दन उसके हाथ में होगी और जगमोहन के बारे में उसे बताना होगा कि वो किधर है। या फिर गहरी सांस लेकर देवराज चौहान ने आगे की सोचें छोड़ दी। देवराज चौहान ने रोजी को फोन किया। नीरा मिली क्या? उधर से उसने पहचानते ही अपना सवाल पूछा। वो मर चुकी है, उसकी हत्या की बात सही है, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। अगले दिन देवराज चौहान की आंख सुबह 8 बजे खुली। जबड़ा थोड़ा सूज गया था, वहां दर्द भी हो रहा था। देवराज चौहान की आंखों के सामने चांदी के दांत वाला आदमी नाच उठा, जिसने उसकी ये हालत बनाई थी। मन ही मन सोचा कि उसका पता लगा ही लेगा। सबसे पहले देवराज चौहान ने दवा खाई कि चेहरे का दर्द कम हो। उसके बाद नहा धोकर तैयार हुआ और नाश्ते के तौर पर कॉफी के साथ सिर्फ ब्रेड के पीस गर्म करके खाए, क्योंकि गाल भीतरी तरफ से जख्मी था। मन में एक ही बात घूम रही थी कि जगमोहन न जाने किस हाल में होगा या है भी कि नहीं। उसके नहीं होने की सोचकर देवराज चौहान ने चंद पलों के लिए आंखें बंद कर ली। जगमोहन अगर नहीं था तो ये बात डरावनी हकीकत बनकर उसके सामने कभी भी आ सकती थी। शंकर पावड़े ही उसकी बातों का जवाब दे सकता था, परंतु पावड़े तक पहुंचना आसान नहीं था। पता लगाना होगा कि पावड़े कहाँ रहता है, उसके ठिकाने कहाँ है, पावड़े का फोन नंबर क्या है। अब पावड़े की तरफ बढ़ना होगा। कल उसे रोकने की चेष्टा की गई, उस पर हमला किया गया, उसे धमकी दी गई कि वो अपना रास्ता बदल ले। यकीनन उस आदमी को पावड़े ने ही भेजा था। ये सारा मामला पावड़े का था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मामला बिगड़ जाए। इसी कारण उसे हट जाने की वार्निंग दी गई। अचानक ही देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच उठे। कॉफी का आखिरी घूंट भरा और उठ खड़ा हुआ। शंकर पावड़े का तस्वीर वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच उठा। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बज उठा। हेलो। देवराज चौहान के होठों से सख्त स्वर निकला। जगमोहन मिला। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसका फोन ट्राई किया तो बेल जा रही थी। उधर से सोहनलाल ने कहा। नहीं, देवराज चौहान के होठों से निकला। मैंने सोचा तुमने उसे ढूंढ निकाला होगा। जगमोहन से तुम्हारी बात हुई? देवराज चौहान का स्वर आवेश में भर चुका था। उधर से कॉल रिसीव नहीं की गई, परंतु बेल जा रही थी। मैं देखता हूँ, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया। फिर जगमोहन का नंबर मिलाया। अगले ही पल दूसरी तरफ बेल जाने लगी। देवराज चौहान का दिल जोरों से बजने लगा। तो क्या जगमोहन सही सलामत है और आजाद है? देवराज चौहान के चेहरे पर चमक आ ठहरी थी। कई बार बेल जाने के बाद उधर से कॉल रिसीव किया गया। कानों में पड़ने वाला स्वर नशे से भरा था और वो आवाज जगमोहन की नहीं थी। कौन हो तुम? देवराज चौहान एकदम संभल गया। क्या? मैं कौन हूँ? पागल इंसान, फोन तूने किया है और पूछता मुझसे है? उधर से नशे से भरी आवाज आई। तुमने शराब पी रखी है? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भाई मर गया और अपना सारा पैसा मुझे दे गया। बहुत खुश हूँ। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। कितना पैसा मिला? 50,000। 50,000 मिलते ही तुमने शराब पीनी शुरू कर दी? देवराज चौहान बोला। उसके मरने का दुख भी तो हुआ है मुझे, इसीलिए पीनी तो पड़ेगी ही। तुम्हारा नंबर मुझे किसी ने दिया है और साथ में 5,000 रुपये दिए हैं कि इस नंबर पर जो आदमी मिले उसे दे दूं। पर मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो। देवराज चौहान ने कहा। 5,000 और दूं क्या? जब मेरे लिए है तो मुझे दो, तुम क्यों रखोगे? नशे भरी आवाज में तीखा स्वर उभरा। मुझे क्या पता तुम कहाँ रहते हो? देवराज चौहान बोला। धारावी की झोपड़पट्टी में आ जाओ, साउथ की तरफ से आना, 4 नंबर झोपड़ी पूछना, या फिर मनोहर का दारू का अड्डा पूछना, उसके पास ही मेरा घर है। मेरे बाई तरफ अंजू नाम की औरत रहती है जो कि अफीम बेचती है। वैसे साली सब कुछ बेचती है, जैसा खरीदार मिल जाए। मैंने खुद भी। तुम्हारा नाम क्या है? मधुराव पारेसकर।
घर पर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। देवराज चौहान बोला। 5,000 साथ लाना। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। आंखें सिकुड़ी हुई थी। जगमोहन का फोन ऐसे किसी आदमी के पास पहुंचने का मतलब हो सकता है कि जगमोहन के साथ कुछ बुरा हो चुका है। देवराज चौहान धारावी के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। वैसे धारावी की झोपड़पट्टी ऐसी थी कि कई बार यहाँ आया इंसान भी रास्ता भटक जाए और झोपड़पट्टी के जाल से बाहर निकलना कठिन हो जाए। अपराध यहाँ फलता फूलता था। पुलिस भी कम ही इस तरफ आती थी। आती तो उनकी संख्या ज़्यादा होती। 1.5 घंटे बाद मधुराव पारेसकर की झोपड़ी में मौजूद था देवराज चौहान। मधुराव 55 बरस का व्यक्ति था और इस वक्त शराब के नशे में टुन दिख रहा था। गालों पर शेव के सफ़ेद बाल बड़े हुए थे। मेले हो रहे कपड़े पहने हुए थे। पास ही फटे हुए जूते रखे हुए थे। झोपड़ी में एक फोल्डिंग बेड और एक चेयर थी। झोपड़ी में शराब की बदबू फैली थी। पारेसकर नीचे बैठा था। बोतल गिलास पास ही में थे। मधुराव पारेसकर ने नजरें उठाकर देवराज चौहान को देखा। तुम मधुराव हो? देवराज चौहान ने पूछा। और तुम मुझे 5,000 देने आए हो? नशे से भरे स्वर में उसने कहा। वो ही हो ना तुम? सही समझे, कहकर देवराज चौहान कुर्सी पर आ बैठा। तुम 5,000 दो। देवराज चौहान ने जेब से 5,000 निकालकर उसे दिए। मधुराव ने बड़ी खुशी से नोट थामे और उन्हें बोतल के नीचे फंसा दिए। अब तुम जाओ, मुझे पीने दो। तुम्हें 5,000 मिल गए, देवराज चौहान ने कहा। अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। मेरा मन बात करने का नहीं। ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? देवराज चौहान की निगाह वहां पड़े फोन पर टिक गई, जो कि जगमोहन का था। फोन। उसने फोन को देखा। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आवाज़ तो इतनी साफ है कि जैसे बोलने वाला पास ही खड़ा हो या कान में बोल रहा हो। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? पुलिस ने दिया है। पुलिस ने? मेरे भाई की पैंट की जेब से मिला। तो तुम्हारे भाई की हत्या हुई। वो कार के नीचे आकर मरा। उसकी मौत का दुख मनाने के लिए अभी मुझे और पीनी होगी। तुम्हारे भाई के पास ये फ़ोन कहाँ से आया? मुझे क्या पता। उसका नाम क्या था? बाजीराव। वो क्या काम करता था? तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? मेरी बात का जवाब देते रहो। मुझे नहीं पता वो क्या करता था, मधुराव ने शराब के नशे में गुस्से से कहा। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। रिवॉल्वर देखकर मधुराव घबरा उठा। मुझे क्यों गोली मार रहे हो? मेरी बातों का जवाब देते रहो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। दे तो रहा हूँ। क्या करता था बाजीराव? बाजी बाजी गुलशन पावड़े के लिए काम करता था। गुलशन पावड़े कौन? वो है कोई, मैं उससे मिला नहीं। गुलशन पावड़े शंकर पावड़े के लिए काम करता है। देवराज चौहान के होठ पिच गए। शंकर पावड़े? बाजी ने तो मुझे यही बताया था, मधुराव बोला। अब तुम जाओ। मैं गुलशन कहाँ मिलता है? मुझे क्या पता, मैं थोड़े ना उसके साथ काम करता हूँ। मधुराव जल्लाया। मुझे उससे मिलना है। मैं तो उसे जानता भी नहीं। तुम्हारे भाई ने तुम्हें जरूर उसके बारे में बताया होगा कि वो कहाँ। एक बार मैं गुलशन पावड़े के घर गया था। बाजी बीमार था और उसने मुझे कुछ सामान देने को भेजा था। तब गुलशन तो घर नहीं था, शायद उसकी पत्नी थी। सामान उसे देकर आ गया था। गुलशन के घर का पता बताओ। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती थी। मधुराव ने गोरेगांव का एक पता बता दिया। देवराज चौहान उठा, रिवॉल्वर जेब में डाली और बाहर निकल गया। मधुराव पारेसकर के चेहरे और हाव भाव से एकाएक नशा गायब हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और झोपड़ी के दरवाजे को देखता रहा। फिर फोन उठाया और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। तुरंत ही बात हो गई। देवराज चौहान आया था। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मधुराव पारेसकर कह उठा। वहां से निकल जाओ। आदमी की आवाज़ कानों में पड़ी और फोन बंद हो गया। देवराज चौहान ने गोरेगांव इलाके की एक शानदार सोसाइटी के फ्लैट की डोरबेल बजाई तो भीतर से कदमों की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली 35 बरस की औरत थी। जी कौन? उस औरत ने पूछा। गुलशन पावड़े से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। आप कौन हैं? देवराज चौहान ने पूछा।
उनकी पत्नी हूँ। अब मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा। देवराज चौहान ने आसपास देखा। कोई नहीं था जो उधर देखता। अब कौन है? उस औरत ने पूछा। उसी पल देवराज चौहान उसे धक्का देता भीतर चला गया और दरवाजा बंद कर सिटकनी चढ़ा दी। ये सब होता पाकर औरत हक्की बक्की रह गई। मुंह से बोल न फूटा। तभी देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। औरत का चेहरा फक पड़ गया। ऊंची आवाज मत निकालना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। औरत ने सूखे होठों पर जीभ फेरते डरे अंदाज में सिर हिला दिया। मुझे सिर्फ तुम्हारे पति से मिलना है। मेरा साथ दोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। औरत ने पुनः सिर हिलाया। घर में कोई और है? देवराज चौहान ने पूछा। बच्चे ट्यूशन गए हैं, औरत ने कठिनता से कहा। गुलशन किधर है? मैं नहीं जानती। उसे फोन करो, कोई भी बहाना बनाओ, जैसे भी हो उसे फौरन बुलाओ, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। औरत फौरन पलटकर दूसरे कमरे में गई। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान उसके साथ था। औरत ने अपना मोबाइल उठाया तो देवराज चौहान बोला। क्या कहोगी उसे? तुम ही बताओ क्या कहूँ। औरत बहुत घबराई हुई थी। तुम मेरे पति से क्या चाहते हो? सिर्फ बात करनी है। उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर शक्ति थी। ख्याल में? इसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो मेरे सामने किस ढंग से पेश आता है। तुम जानती हो ना कि वो किसके लिए काम करता है? देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में तो तुम जरूर जानती होगी। वो शंकर पावड़े के लिए काम करता है। जो शंकर पावड़े के लिए काम करता हो उसकी तुम्हें चिंता नहीं। तभी कोलबेल बज उठी। दोनों चौंके। दोनों की नजरें मिली। कोई आने वाला था? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं बच्चे, उनके आने में 2 घंटे पड़े हैं। देखती हूँ कौन। चालाकी मत करना, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। मेरी रिवॉल्वर तुम्हारी तरफ ही रहेगी। अगर तुमने मैं कुछ नहीं करूँगी। औरत का स्वर कांप रहा था। जो भी आया हो उसे बाहर का बाहर चलता कर देना, वरना। औरत का चेहरा फक था। चलो अपने को ठीक करो। तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। औरत ने अपने ऊपर काबू पाने की चेष्टा की। वो देवराज चौहान के साथ उस कमरे से निकलकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी कि तभी बेल पुनः बजी। देवराज चौहान दरवाजे के पीछे की साइड हो गया। औरत ने दरवाजा खोला। देवराज चौहान की सतर्क निगाह औरत के चेहरे पर थी। उसने औरत को चौंकते देखा। आप? औरत के होठों से निकला। क्या बात है दीपा? एक व्यक्ति भीतर आता कह उठा। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? देवराज चौहान को समझते देर नहीं लगी कि आने वाला गुलशन पावड़े ही है। जवाब देने की उपेक्षा दीपा ने देवराज चौहान को देखा। गुलशन पावड़े की निगाह भी उधर घूमी और देवराज चौहान पर नजर पड़ते ही चौंका। कौन हो तुम? उसके होठों से निकला। हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। ये आपसे मिलना चाहता था। मेरे से फोन करवा रहा था कि आपको बुलाऊं, दीपा जल्दी से कह उठी। देवराज चौहान ने गुलशन पर नजर रखे दरवाजा बंद किया। सिटकनी चढ़ाई। गुलशन पावड़े हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम? मेरा नाम देवराज चौहान है। तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, देवराज चौहान ने कहा। दीपा तुम जाओ, हम बात। ये यहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि दूसरे कमरे में जाकर ये किसी को खबर करे, देवराज चौहान बोला। ठीक है। गुलशन पावड़े ने देवराज चौहान को घूरा। कहो क्या बात करनी है तुमने? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखी और सिगरेट सुलगा ली। गुलशन पावड़े की तरफ से पूरी तरह सतर्क था। गुलशन और दीपा की निगाह देवराज चौहान पर थी। खामोश रहकर मेरी पत्नी को मत डराओ। जो कहना है कह दो, पूछो, गुलशन पावड़े बोला। उस आदमी का नाम क्या है जिसका सामने का दांत चांदी का है, सूखा पतला लंबा है और हाथ में स्टील जैसी कोई चीज लपेटकर सामने वाले पर वार करता है? देवराज चौहान ने पूछा। गुलशन ने उसके सूखे गाल पर नजर मारकर कहा। मैंने ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा। सुना होगा? सुना भी नहीं, गुलशन ने गंभीर स्वर में कहा।
ये आदमी शंकर पावड़े के लिए काम करता है। मुझे नहीं मालूम। मैंने इस तरह के आदमी को कभी नहीं देखा। गुलशन ने पक्के स्वर में कहा। तुम शंकर पावड़े के लिए काम करते हो? हाँ। बाजीराव को जानते हो? जानता हूँ। गुलशन की आंखें सिकुड़ी। वो तुम्हारे साथ काम करता है? जरूरी नहीं है ये। जरूरत के हिसाब से काम और साथी बदल दिए जाते हैं। गुलशन पावड़े ने कहा। बाजीराव अब तुम्हारे साथ काम कर रहा है? वो 12 दिन से मेरे साथ नहीं है। 12 दिन पहले बाजीराव और शौकत को मोटरसाइकिल दी गई थी। मोटरसाइकिल दी गई थी, इसका क्या मतलब हुआ? गुलशन पावड़े ने होठ बीच लिए। जवाब देते रहो, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। तुम कौन हो? नाम बता चुका हूँ, देवराज चौहान। इससे ज़्यादा जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। मोटरसाइकिल देने की क्या बात कर रहे थे? गुलशन पावड़े बेचैन दिखा। याद रखो, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा, अगर मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तब तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? ये सोचो। क्या मरना चाहते हो तुम? नहीं। दीपा कांपकर कह उठी। फिर गुलशन से बोली, ये जो पूछता है आप बता क्यों नहीं देते? शंकर पावड़े के गैंग का कोडवर्ड है मोटरसाइकिल देना। जिसे मोटरसाइकिल दी जाती है तो उसे बता दिया जाता है कि किसकी हत्या करनी है। देवराज चौहान को याद आया कि हवलदार ने बताया था। मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने नीरा खोटे पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या की थी। उधर बाजीराव और शौकत को 12 दिन पहले मोटरसाइकिल देने यानी किसी की हत्या करने को कहा गया था। इस वक्त गुलशन पावड़े बाजीराव का नाम इस तरह ले रहा था जैसे इसे पता ही न हो कि वो मर चुका है। बाजीराव को किसकी हत्या करनी थी? देवराज चौहान ने पूछा। ये बात तो बाजीराव या शौकत ही बता सकते हैं। बाजीराव कहाँ मिलेगा? कह नहीं सकता। उसके बाद से उसे मेरे साथ काम पर नहीं लगाया गया। गुलशन पावड़े गंभीर स्वर में बोला। काम पर कौन लगाता है? पावड़े के गैंग के ऊपर बैठे लोग। बाजीराव से मेरी मुलाकात करवाओ। मैं कैसे करवा सकता हूँ? ये बात गैंग के नियम के खिलाफ है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य से मिलने का प्रयत्न करे। इस काम को पावड़े पसंद नहीं करता। सबको करने को अपने अपने काम दे रखे हैं। तुम पावड़े के गैंग का कौन सा काम करते हो? देवराज चौहान ने पूछा। गुलशन पावड़े हिचकिचाकर बोला, ड्रग्स को संभालता हूँ। मुझे बाजीराव का फोन नंबर दो। मैं फंस जाऊंगा कि तुम्हारा नाम नहीं आएगा। नंबर बोलो। गुलशन पावड़े ने नंबर बताया। देवराज चौहान गुलशन को घूरने लगा, परंतु उसे गुलशन पावड़े के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं दिखा कि लगे कि वो झूठ बोल रहा हो। अब क्या बात है? नंबर मैंने सही बताया है, गुलशन पावड़े ने कहा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बाजीराव मर चुका है? देवराज चौहान की निगाह उसके चेहरे पर थी। गुलशन पावड़े को बुरी तरह चौंकते देखा देवराज चौहान ने। क्या क्या कहा? बाजीराव मर चुका है? उसके चेहरे पर हैरानी उभर आई। तुम गलत कह रहे हो। दीपा भी कुछ सहम सी गई थी। मेरे ख्याल में वो कल किसी कार एक्सीडेंट में मरा है, देवराज चौहान ने कहा। गुलशन पावड़े अभी तक हक्का बक्का था। मुझे कुछ नहीं पता, गुलशन पावड़े के होठों से निकला। जगमोहन के बारे में जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। कौन जगमोहन? अपने को संभालते गुलशन बोला। हाल ही में पावड़े के आदमियों के मुंह से उसका नाम सुना हो? देवराज चौहान ने कहा। नहीं, ये नाम नहीं सुना। ठीक है, मैं अब जाना चाहता हूँ। मुझे शौकत का फ़ोन नंबर बता दो। गुलशन पावड़े ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर जेब से अपना मोबाइल निकालकर फ़ोन में फीड कर रखे नंबरों को चेक करता कह उठा। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। देवराज चौहान चुप रहा। गुलशन ने शौकत का नंबर बताया। अगर मेरे बारे में या इन बातों को तुमने किसी को बताया या शौकत को फोन करके सावधान किया तो तुम्हारा परिवार खत्म, समझे? हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मिनट भर बीत गया। गुलशन और दीपा खड़े दरवाजे को देखते रहे। फिर दीपा ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और सिटकनी चढ़ाकर पलटी। गुलशन पावड़े को देखा। दोनों मुस्कुराए।
मैंने सब कुछ ठीक से संभाला ना? गुलशन पावड़े ने धीमे स्वर में पूछा। परफेक्ट, दीपा ने आंखें नचाई। तुमने अच्छा काम किया। देवराज चौहान को किसी तरह का शक नहीं हुआ। इसके साथ ही दीपा हाथ में दबे मोबाइल फोन से नंबर मिलाने लगी। नंबर लगा। बात हुई तो दीपा ने कहा, हमारा काम खत्म हो गया है। अब देवराज चौहान शौकत से मिलेगा। उसका फोन नंबर हमसे ले गया है। हम यहाँ से निकल रहे हैं। वहां से निकलने के 15 मिनट बाद देवराज चौहान ने सड़क किनारे कार रोकी और गुलशन पावड़े का बताया शौकत का नंबर मिलाया। लंबी बेल जाने के बाद शौकत ने कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से मर्दाना स्वर कानों में पड़ा। शौकत, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कौन? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जरूरी काम है। देवराज चौहान बोला। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें जानता नहीं तो तुमसे क्यों मिलूंगा? कौन हो तुम? देवराज चौहान। मैं इस नाम के किसी आदमी से कभी मिला भी नहीं। उधर से शौकत ने कहा। बाजीराव को तो जानते हो? देवराज चौहान ने कहा। तो चुप्पी के बाद शौकत की आवाज आई। तो मैं बाजीराव के भाई मधुराव का दोस्त हूँ और मैं मधुराव को नहीं जानता, नाम भी नहीं सुना। फिर क्यों? मुझे तुमसे बहुत ही खास बात करनी है। उसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। मिल लो। किस तरह का फायदा? मोटे नोटों का। पर यह काम तभी हो सकता है जब तुम मेरा साथ दो। ये बात है तो तुमसे जरूर मिलूंगा। 2 घंटे बाद मेरे पास वक्त है। उधर से शौकत ने फौरन कहा। समय और जगह तय करके देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान जब शौकत से मिला तो शाम के 7:35 बजे थे। अंधेरा छाने लगा था। शौकत सफेद पैंट कमीज में आया था। उसके बाल घुंघराले, रंग सांवला था। वो 30-32 का था। देवराज चौहान ने उसे अपनी कार का नंबर बता दिया था। ऐसे में शौकत सीधा उसके पास आ गया था। कार में बैठो, देवराज चौहान ने कहा। शौकत कार में आ बैठा और बोला, तुमने अपना नाम क्या बताया था? देवराज चौहान। तुम बता रहे थे कि मोटे नोटों का मामला है। सही कहा था तुमने। शौकत कह उठा। बात यहीं करें या कहीं और? देवराज चौहान ने पूछा। कार से बढ़िया जगह और क्या होगी बात करने के लिए? शौकत मुस्कुराकर बोला। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि ये 50 करोड़ का मामला है। आधे तुम्हारे आधे मेरे। लेकिन पहले मैं कुछ सवाल करूंगा। तुम बिना रुके जवाब देते जाना। उसके बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। 50 करोड़? शौकत हड़बड़ाकर कह उठा। 50 नहीं, 25 तुम्हारे। देवराज चौहान बोला। वो ही वो ही मतलब था मेरा। जल्दी से मुझे बताओ। शौकत का स्वर बेचैन हो उठा। मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब देते रहना, रुकना नहीं। शंकर पावड़े ने 13-14 दिन पहले तुम्हें मोटरसाइकिल? क्या? शौकत चौंका। इसमें पावड़े कहाँ से आ? तुमने जो पूछना है बाद में पूछना। ये जान लो कि 50 करोड़ के मामले में पावड़े नहीं है। तो ये तुमसे पूछ रहा था कि पावड़े ने तुम्हें और बाजीराव को 13-14 दिन पहले मोटरसाइकिल दी थी। देवराज चौहान ने पुनः पूछा। तुम? शौकत कुछ असंयत सा। मोटरसाइकिल देने का मतलब जानते हो? जब किसी की हत्या करनी हो तो पावड़े की गैंग में इस बात को मोटरसाइकिल देना कहते हैं। शौकत ने बेचैनी से पहलू बदला। तुमने ठीक कहा। 13-14 दिन पहले तुम्हें और बाजीराव को। हाँ। किसकी हत्या की तुम दोनों ने? फुटपाथ पर खड़ी लड़की की। पहले ही हमें बता दिया था कि वहां पर एक लड़की खड़ी होगी। उसका हुलिया भी हम दोनों के पास था। तब बाजीराव मोटरसाइकिल चला रहा था। पीछे मैं बैठा था। तुमने गोलियां चलाई? हाँ। शौकत ने अंधेरे में देवराज चौहान को बोला। ये नागपाड़ा इलाके की बात है। 14 दिन हो गए इस बात को। लड़की का नाम क्या था? देवराज चौहान ने पूछा। हमें नहीं बताया गया। मैं तुम्हें उसका हुलिया बताता हूँ। देवराज चौहान ने नीरा खोटे की देखी तस्वीर के आधार पर हुलिया बताया। कुछ ऐसी ही थी। तुम्हारी क्या लगती थी वो? कुछ नहीं। तो इतनी बारीकी से क्यों ये बात पूछ रहे हो? सवाल तब करना जब मेरे सवाल खत्म हो जाए। इस लड़की के साथ एक लड़का भी था। तब वो अकेली थी। सड़क के उस पार कार में एक लड़का था जो कि इस लड़की के साथ था।
लड़की कार से उतरकर सड़क पार करके इस तरफ आई और फुटपाथ पर खड़ी हो गई। देवराज चौहान ने कहा, ये सब इस तरह हुआ जैसे लड़की जानती हो कि उसे मौत मिलने वाली है। वो फुटपाथ की उस जगह पर खड़े होकर मौत लेने ही आई हो। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। 50 करोड़ उन बातों में मुझे नजर नहीं आ रही। शौकत ने उलझन से कहा, अभी दिखने लगेंगे। ये बताओ कि मोटरसाइकिल तुम्हें एक बार दी गई या 2 बार? एक ही बार। अब बाजीराव कहाँ है? होगा कहीं। काम खत्म होते ही उसी दिन मुझसे अलग हो गया था। मैंने तुम्हें अभी बताया कि उस लड़की के साथ सड़क के उस पार कार में एक लड़का बैठा था। उसका नाम जगमोहन है। वो मुझे मिल नहीं रहा। क्या तुमने सुना है कि पावड़े के लोगों ने इसे मारा हो? नहीं सुना। या सुना हो कि जगमोहन पावड़े के लोगों की कैद में हो या कहीं और? मैंने ये नाम ही नहीं सुना। पक्का? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? उस लड़की को मारने को तुम्हें और बाजीराव को किसने कहा था? पावड़े की तरफ से ऑर्डर आया था। पावड़े सीधा तुमसे बोला? नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि पावड़े मेरे से बात करे। बीच में बहुत लोग हैं। शौकत बोला, ठीक है। 25 करोड़ कमाना चाहते हो? देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, वो नहीं। बोलो कैसे? मुझे मैंने तुम्हें जगमोहन के बारे में बताया। इसकी तस्वीर भी देख लो। देवराज चौहान ने जेब से जगमोहन की तस्वीर निकाली और कार की डोम लाइट जलाकर बोला, इसे देख लो। शौकत ने तस्वीर देखी। ये इस वक्त शंकर पावड़े के आसपास ही है। ये इस वक्त शंकर पावड़े के आसपास ही है। यहाँ तो इसका मर्डर हो चुका है या इसे कैद में रखा हुआ है। पर ये है पावड़े के आसपास ही। उसकी खबर लाओ और 25 करोड़ हाथों हाथ ले लो। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन पे आ चुका है। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। सिर्फ मुझे एक फ़ोन करना होगा और तुम्हें 25 करोड़ उसी वक्त मिलेंगे। खबर निकालो। पावड़े के दायरे में से इस जगमोहन को ढूंढो। मैं कोशिश करूंगा। शौकत ने गंभीर स्वर में कहते तस्वीर देवराज चौहान को वापस दे दी। देवराज चौहान ने तस्वीर जेब में रखी और बोला, शंकर पावड़े का फोन नंबर बता दो। क्या ऐतराज है तेरे को पावड़े का नंबर बताने से, या जानता नहीं? देवराज चौहान बोला, जानता हूँ। तो बोल, सोचता क्या है? मैंने तुम्हें 25 करोड़ कमाने का रास्ता बताया है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार के भीतर की लाइट ऑफ की। फावड़े का नंबर तो बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, फिर सोचना कैसा? बोल दे। शौकत ने शंकर पावड़े का मोबाइल नंबर बता दिया। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? देवराज चौहान। जगमोहन का पता लगाकर मुझे फ़ोन करना। 25 करोड़ तुम्हारे सामने होंगे। पहले नोट लेना, बाद में खबर देना। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, फोन करेगा मुझे? मैं ये काम जल्दी करने की कोशिश करूंगा। शौकत ने सोच भरे स्वर में कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान की सोच भरी निगाह जाते शौकत पर टिकी रही। फिर देवराज चौहान कार स्टार्ट करने लगा कि तभी बगल वाला दरवाजा खुला और कोई भीतर आ बैठा। देवराज चौहान की निगाह फौरन घूमी तो कार के भीतर गहरे अंधेरे में चांदी सा चमकता बिंदु दिखा, साथ में मानवीय साया। देवराज चौहान फौरन समझ गया कि चांदी जैसी चमकने वाली चीज दांत है। उसने तुरंत कार के भीतर की डोम लाइट ऑन की तो उसके होठ भिजते चले गए। बगल वाली सीट पर वही सूखा पतला चोंच जैसी नाक घसी गालों वाला व्यक्ति बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वहशी भाव नाच रहे थे। तभी उसने सामने की तरफ इशारा किया उंगली से। देवराज चौहान ने सामने देखा। दूर शौकत जाता दिखा कि अगले ही पल देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। शौकत के पास एक मोटरसाइकिल पहुंचते और धीमी होते देखी। शौकत की चाल भी धीमी हुई और उसने भी मोटरसाइकिल की तरफ देखा। तभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे शख्स को कुछ हरकत करते देखा और इसी के साथ ही दो धमाके गूंजे और शौकत को नीचे गिरते देखा। मोटरसाइकिल भागकर नजरों से ओझल हो गई। देवराज चौहान ठगा सा बैठा रह गया। शौकत का ये हाल होगा उसने नहीं सोचा था। होठ बीचे देवराज चौहान ने उस सूखे से व्यक्ति को देखा, फिर उसके हाथ को देखा। डोम लाइट में स्पष्ट दिखा कि उसके दाएं हाथ में उल्टी तरफ स्टील के आधे इंच की परत लिपटी हुई थी।
सीधी हथेली की तरफ वो परत नहीं थी। उंगलियों पर उल्टी तरफ भी स्टील की परत थी, जिसे कि इलास्टिक के सहारे हथेली में लपेट रखा था। हाथ की उल्टी तरफ की उंगलियों के ऊपर जरा सा गैप था कि हाथ को गुस्से की शक्ल में मोड़ा जा सके। ये अपने आप में घातक हथियार था। शरीर के किसी भी हिस्से पर वार हो, जबरदस्त चोट पहुंचेगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि अपना रास्ता बदल लो, उसने शांत किंतु खतरनाक स्वर में कहा। तुम कौन हो? देवराज चौहान ने पूछा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? किसके लिए काम करते हो? शंकर पावड़े के लिए, देवराज चौहान बोला। तभी उसका दायां हाथ गुस्से के रूप में देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान सतर्क था। उसने तुरंत उसकी कलाई थामी और उसके गाल पर घूंसा मारा। स्टीयरिंग बीच में था, नहीं तो देवराज चौहान ने उस तक पहुंचकर उस पर काबू पा लेना था। देवराज चौहान के गुस्से का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी कलाई देवराज चौहान की पकड़ से छुड़ा ही ली। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।